नमस्कार। आज हम आरोह भाग 1 से पार्ट 3 अप्पू के साथ 2.5 साल पढ़ेंगे। अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण लेखक सत्यजीत राय की पहली फीचर फिल्म पथेर पांचाली को बनाते समय घटी घटनाओं एवं सामने आई कठिनाइयों का लिखित आलेख है, जिसमें धन के अभाव में फिल्म निर्माण संबंधी कठिनाई, पात्रों के चयन, पात्रों की आकस्मिक मृत्यु से उत्पन्न हुई समस्याएं व दृश्यों की उनकी स्वाभाविक और सहजता से फिल्माने के प्रति लेखक की कर्तव्य निष्ठा इत्यादि को बहुत ही रोचकता के साथ वर्णित किया गया है। लेखक की पहली फिल्म पथेर पांचाली की शूटिंग का कार्य लगभग 2.5 साल तक चला था। इस 2.5 साल के समय में रोज शूटिंग नहीं हो पाती थी, क्योंकि लेखक एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था, इसलिए उसे समय और पैसे की परेशानी बनी रहती थी। पैसों की कमी के कारण उसे फिल्म की शूटिंग में बीच बीच में रोकनी पड़ती थी। शूटिंग के पहले उसे अप्पू की भूमिका निभाने वाले 6 वर्ष के लड़के की तलाश थी, जिसके लिए लेखक ने रासबिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में एक कमरा किराए पर लिया और अप्पू की तलाश शुरू की। कलाकार के लिए अखबार में विज्ञापन भी दिया गया। बहुत से लड़के आए, लेकिन अप्पू की भूमिका के लिए उसे जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा एक भी नहीं था। एक दिन एक लड़का गर्दन पर पाउडर लगाकर आया। लेखक को उस पर शक हुआ। नाम पूछने पर उसने नाजुक आवाज में अपना नाम टिया बताया। लेखक ने नाम सुनकर उसके पिताजी से कहा, क्या इसके बाल अभी अभी कटवा कर लाए हो? लड़के के पिताजी ने उत्तर दिया कि यह मेरी बेटी है। अप्पू की भूमिका मिलने की आशा से मैं इसके बाल कटवा कर लाया था। आखिरकार एक दिन लेखक की पत्नी की नज़र पड़ोस में रहने वाले एक बालक पर टिकी, जिसका नाम सुबीर बनर्जी था। वह फिल्म में अप्पू बना। फिल्म के 2.5 साल तक चलने के कारण उसे बनाते समय जैसे जैसे समय बढ़ता, लेखक को डर लगने लगता कि कहीं अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे बड़े न हो जाएं, परंतु सौभाग्य से अन्य बच्चों की तुलना में वे इतने बड़े नहीं हुए। फिल्म में अभिनय करने वाली इंदिरा ठाकुरन भी भूमिका निभाने वाली 80 साल की एक कलाकार चुन्नीवाला भी सौभाग्य से जीवित रही। फिल्म में एक दृश्य रेलगाड़ी से संबंधित था। लेखक अप्पू, दुर्गा और अन्य कलाकारों को लेकर कलकत्ता से 70 मील दूर पालीसेट गांव में पहुंचा। वहां रेल लाइन के पास कांस फूलों से भरा मैदान था। कांस फूल मतलब घास होती है एक प्रकार के, उसमें फूल लगे होते हैं सफ़ेद। उस मैदान में शूटिंग शुरू हुई। दृश्य लंबा था, इसलिए आधे ही दृश्य शूट हो पाए थे। जिससे पहले दिन जगतधात्री पूजा और अप्पू के साथ दुर्गा पीछे दौड़ते हुए कांस फूलों के वनों में पहुंचने का दृश्य था। इस क्षेत्र में नवागत होने के कारण सभी थोड़े घबराए हुए भी थे। आधे दृश्य के लिए जब वे अगले सप्ताह पहुंचे तो वहां से कांस फूल गायब हो गए थे। जानवर उन्हें खा गए थे। इसलिए फिल्म में स्वाभाविकता को बनाए रखने के लिए उस आधे दृश्य की शूटिंग अगले साल शरद ऋतु में की गई, जब दोबारा मैदान में कांस फूल आ गए। अब रेलगाड़ी के दृश्यों की परेशानी थी। शॉट्स इतने थे कि एक नहीं 3-3 रेलगाड़ियों के शॉट लिए गए। दृश्य को सही से शूट करने के लिए पहले रेलगाड़ियों से संबंधित संपूर्ण जानकारी एकत्रित की गई। कलाकार दल एक सदस्य अनिल बाबू पहले से ही गाड़ी के इंजन में सवार रहते थे, ताकि दृश्य की शूटिंग के दौरान वो बॉयलर में कोयला डालते जाए और रेलगाड़ी से धुआं निकलता हुआ दिख सके। सफ़ेद कांस फूलों की पृष्ठभूमि पर काला धुआं बहुत ही अच्छा लग रहा था। उस दृश्य में 3-3 रेलगाड़ियों का प्रयोग होते हुए भी फिल्म देखने के दौरान कोई भी उसे पहचान नहीं सका। लेखक को धन के अभाव के कारण काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ी थी, जिसके लिए वह उदाहरण देते हुए कहता है कि फिल्म में अप्पू और दुर्गा एक पालतू कुत्ते का होना आवश्यक था, जिसके लिए गांव के ही एक कुत्ते को चुना गया। दृश्य में कुत्ते को भात खाता हुआ दिखाया जाना था, जिसमें अप्पू की मां सर्वजया अप्पू को भात खिलाने का प्रयास करती रहती है। वह मां की ओर पीट करके हाथ में छोटा सा तीर कमान लेकर बैठा हुआ है। खाने में उसका ध्यान नहीं है, उसका ध्यान तो खेलने में है। खाते खाते ही अप्पू कमान से तीर छोड़ता है और खाना छोड़कर तीर वापस लेने के लिए जाता है, और वहीं उसकी मां बाएं हाथ में थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर दौड़ती है, लेकिन उसके खेलने के लिए उतावलेपन के कारण वह उस भात को गमले में रख देती है। जिसके उपरांत भूलो कुत्ता द्वारा उस भात को खाने का दृश्य शुरू हुआ, लेकिन तभी शाम हो गई, अतः वह शॉट नहीं लिया जा सका। उसके बाद पैसे भी खत्म हो गए। 6 महीने बाद जब फिर से वह भात वाला शॉट लेने बोडाल पहुंचे, तब वह कुत्ता मर चुका था। नया कुत्ता खोजा गया। सौभाग्य से वैसा ही कुत्ता मिल गया। इस दृश्य की शूटिंग पूरी हुई। बस गनीमत यह रही कि दर्शक अलग अलग कुत्ते को पहचान नहीं सके। लेखक के सम्मुख पात्रों की मृत्यु से संबंधित समस्या फिल्म में एक अन्य दृश्य में भी आई। फिल्म में एक मिठाई बेचने वाला, जिसका नाम श्रीनिवास था, उसके साथ आधे दृश्य की शूटिंग हो चुकी थी, किंतु बीच में पैसे खत्म होने के कारण
आधी शूटिंग बाद में लेना था और जब वो फिर से लेने के लिए गए तो वो मिठाई वाला उसका देहांत हो चुका था। इसके लिए उसी के समान दूसरा एक व्यक्ति खोजा गया। वह दिखने में तो श्रीनिवास के जैसा था, लेकिन उसका चेहरा श्रीनिवास के जैसा नहीं था। इसलिए अब की बार शूटिंग में उसकी पीठ दिखाई गई, चेहरा नहीं दिखाया गया। इस प्रकार से यह शूटिंग पूरी हुई। इसे देखने पर दर्शक यह अनुमान नहीं लगा पाए कि वो मिठाई वाला दूसरा था। पैसों की कमी के कारण बारिश के दृश्य में भी लेखक को मुश्किल आई, जिसकी वजह से बरसात के दिन आकर चले गए, लेकिन शूटिंग नहीं हो पाई। जब उनके पास पैसे आए तब शरद ऋतु आ चुकी थी, परंतु उस समय बरसात होने की संभावना बहुत कम थी। लेखक रोज कलाकारों को और कैमरे को तकनीशियन को लेकर देहात के गांव में जाता और बरसात की प्रतीक्षा करता, और एक दिन अचानक बारिश शुरू हुई और वह शूटिंग पूरी हुई। लेखक को शूटिंग के लिए गोपाल ग्राम की तुलना में बोडाल नामक गांव अधिक उपयुक्त लगा, किंतु वहां पर एक सज्जन थे सुबोध दा, जिनकी उम्र 60-65 साल थी और माथा गंजा था। वे अकेले रहते तो कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते थे। फिल्म वालों के प्रति उनके मन में गुस्सा था, इसलिए फिल्म वालों के विषय में सुनते ही चिल्लाते, मारो इनको लाठियों से। वास्तव में वे मानसिक रूप से बीमार थे। वे आते जाते लोगों पर टिप्पणियां किया करते थे, किसी को रूजवेल्ट, किसी को चर्चिल, किसी को हिटलर तो किसी को अब्दुल गफ्फार खान कहा करते थे। वे सबको दुष्ट तथा अपना दुश्मन समझते थे। उनसे भली भांति परिचय होने के उपरांत वे उन्हें वायलिन पर लोकगीत की धुनें बजाकर सुनाया करते थे। इसी प्रकार एक धोबी को भाइयों और बहनों कहकर किसी राजकीय मसले पर भाषण देने की आदत थी। शूटिंग के समय उसका यह पागलपन भरा भाषण बहुत परेशान कर देता था, जिससे साउंड का काम प्रभावित होता था। शूटिंग के दौरान उसके रिश्तेदारों ने उसे बड़ी मेहनत और मशक्कत से संभाला था। लेखक ने कोलकाता में शूटिंग के लिए एक किराए पर मकान लिया था, जो बेहद ही जर्जर अवस्था में था, टूटा फूटा सा था, जिसकी मरम्मत में उन्हें 1 महीना लग गया था। उस समय मकान के कुछ कमरों का उपयोग वे अपना सामान इत्यादि रखने के लिए ही करते थे। एक कमरा जिसमें साउंड रिकॉर्डर भूपेन बाबू बैठा करते थे, जिससे लेखक केवल हाँ या ना में साउंड के ठीक होने के विषय में पूछा करता था। एक दिन उसने एक सांप निकल आया। लेखक ने तकनीशियन भूपेन बाबू से बाहर से पूछा, साउंड ठीक है? परंतु जवाब न आया। जब 2-3 बार पूछने पर भी जवाब न आया तो लेखक अंदर गया। उसने देखा कि सांप को देखकर भूपेन बाबू की तो बोलती ही बंद हो गई है। स्थानीय लोगों के बताने पर वह सांप वास्तु सर्प अर्थात कुल देवता है, इसलिए लेखक ने उसके दल से सांप को कुछ न करने के लिए कहा। इस प्रकार से यह पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।